सुबह सुबह सविता जी की छोटी बेटी खनक पूरा कबर्द को उलट पलट कर रख दिया था। अपनी माँ और बहन के सारे कपड़े को निकाल चुकी थी और उसमें से अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी। अरे देख खनक, यह काली वाली साड़ी कितनी प्यारी है। बस अपने फेयरवेल में एक ही दिन के लिए पहनी हूँ, बाकी तब से यूं ही पड़ा हुआ है, यही पहन लेना, उसकी बड़ी बहन माला ने कहा तो उसने उलट पलट कर देखा और मुंह बना लिया। दीदी साड़ी तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने का नहीं, ओल्ड फैशन का लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, फिर इसकी चमक भी चली गई है। अरे तो तू उसके लिए क्यों परेशान हो रही है? मैं आज ही जाकर इसका रोल पॉलिश करवा देती हूँ, फिर देखना कैसे इसकी चमक लौटती है, और इसे पहनने के बाद तुम्हारी चमक भी, माला ने कहनी मारते हुए कहा। लेकिन उसका मुंह एक बार फिर बनने लगा। तब उसका समर्थन दो बहनें साइली और दिया ने भी किया। हाँ खनक अच्छी लग रही है, यही पहन लेना। तब ना चाहते हुए भी खनक ने कहा ठीक है, पहन लूंगी। फिर वह साड़ी के एक पल्लू को कंधे पर रखकर आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। तभी माँ ने कहा कोई जरूरत नहीं है यह साड़ी पहनने की। लेकिन क्यों माँ, यह अच्छी है, मैं यही पहन लूंगी, इसी साड़ी से हो जाएगा। एक दिन की बात है, एक दिन क्या बस 1 घंटे की बात है। मैं बस डांस परफॉर्मेंस करूंगी और वापस चेंज कर लूंगी। देखो तो कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। पर तुम्हें क्या लगा तुम्हारी माँ की इतनी भी हैसियत नहीं है कि बेटी को उसके मन का शॉपिंग करा सके, उसके पसंद का कपड़ा दिला सके? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चुप रह। फिर उसके हाथ से साड़ी ले लिया और उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हुए कहा लो, शून्य 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 है, इससे जाकर अपनी पसंद के साड़ी ले लो। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाई माँ? चारों बेटी ने आंख बड़ी करते हुए आश्चर्य से देखा। कहाँ से लाई हूँ? जहाँ काम करती हूँ वहाँ से। पर इतने पैसे तो हमारे काम के नहीं बनते, आपने उधार लिया माँ? नहीं तो फिर क्या? अरे इतने सालों से काम कर रही हूँ, जब भी कहा समय पर पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके देती हूँ, तो क्या मुझे जरूरत हुई तो मेरी मदद नहीं कर सकते? इतना पैसा एडवांस में नहीं दे सकता तो आपने पैसा एडवांस में ले लिया? हाँ बेटा, यह पैसे एडवांस में ले लिए हैं, फिर सिलाई करके उसका पैसा चुका दूंगी, तुम परेशान मत हो। दोनों बहन मार्केट जाकर कपड़े खरीद लो। माँ इतने पैसे मत दीजिए, इसमें से कुछ पैसा आप रखो अपनी दवाई के लिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मेरी खांसी ठीक है। लेकिन माँ यह पैसे, खनक अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही माँ ने कहा तुम चारों में से तो तुम्हें ही कॉलेज भेज रही हूँ, कुछ और नहीं तो कम से कम यह सब तो पूरे होने ही चाहिए। बोलकर सविता जी मुस्कुराने लगी तो चारों बेटियां एक साथ माँ के गले से लग गई। अब जल्दी से बाजार जाकर शॉपिंग कर लो। तब खनक अपनी बड़ी बहन माला के साथ बाजार चली। दोनों एक बार शॉपिंग मॉल में गई। वहां पर जो भी साड़ियाँ थी काफी महंगे थे, जो सबसे सस्ती थी वह भी बजट के बाहर ही था। तब खनक ने कहा दीदी इससे अच्छा चलो हम किसी दुकान से खरीदते हैं। तब माला ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों बहन वहां से निकलकर एक दुकान में जाकर सिक्विन वाली ब्लैक कलर की साड़ी खरीदी, जो पूरे आज की आई और आज की बचत कर ली उसने। खनक अपनी पसंद की साड़ी लेकर काफी खुश थी और उसे खुश देखकर माला भी शॉपिंग कर दोनों बहन वापस घर लौट रही थी तो सामने से आ रही बेलगाम मर्सिडीज के सामने नीचे आते आते वह बच गई। माला तो शांत रही, लेकिन खनक बरबरा नहीं लगी। अगर ड्राइविंग नहीं आती तो जरूरी है करना क्या? ऐसे अमीर घर के बिगड़े हुए औलाद के चलते कितने मासूमों की जान चली जाती है। चल छोड़ना, हमारा क्या है, हम तो बच गए ना, चलो अपने रास्ते, माला ने कहा। उधर कार में बैठा शख्स ने जब दोनों को देखा तो अचानक कार रोक दिया और कांच नीचे करते हुए कहा अगर मरने का शौक है, अपने परिवार का बोझ हल्का करना है तो और जाकर मरो, मेरी कार के नीचे आकर क्यों मरना चाहती हो तुम? सुनकर वरी बहन माला ने इग्नोर किया, लेकिन खनक ने उसे नजरें मिलाकर बात करते हुए कहा मैं क्यों मरूं, मरे हमारे दुश्मन, और तुम जरा अपनी आँख खोलकर ड्राइविंग करो और जबान संभालकर बात करो। अगर ड्राइविंग नहीं आती तो जरूरी है अपने बाप के कार को लेकर रोड पर निकलना, दूसरों को दिखाना या धस जमाना? यूं दो टुक जवाब सुनकर उस शख्स की नज़र अनायास खनक पर टिक गई। जानती हो कौन हूँ मैं? नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही 18 साल की खनक, मध्यम कद, काठी, गोरा रंग, थोड़ा भरा हुआ बदन और कंधे तक हल्के करली बाल, कुर्ती ट्राउजर के साथ साइड दुपट्टा लिए वह बेहद खूबसूरत लग
रही थी। वह शख्स कुछ देर तक उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। अबे ओए, ऐसे क्यों घूर रहा है? आज तक कभी कोयला की नहीं देखी क्या? अब की बार वह शख्स कुछ नहीं बोला, बस आंखों से गोगल से उतार लिया। खनक फिर बोलने लगी, लेकिन तब तक माला ने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए कहा, क्या जरूरत है सबसे मुंह लगाने की? मना करती हूं तो समझती क्यों नहीं? यूं इस तरह सबसे जवान मत लड़ाया करो, किसी दिन बेवजह मुसीबत में फंस जाएगी। और अब चुप रहना, माँ को इस बारे में बता जाने की जरूरत नहीं, वरना खामखा वो परेशान होंगी। अरे दीदी, इतना क्यों डरती हो? यह बड़े घर के लोग अक्सर बिगड़े ही रहते हैं, ऐसे लोग को जवाब नहीं दो तो और सर पर चढ़ते हैं। देखा ना तुमने, जब अच्छे से जवाब दिया तो कैसे चुपचाप मुंह बंद कर देख रहा था, फिर चश्मा उतार कर देख रहा था। सच में उसकी गलती थी, इसलिए चुप था। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता ना तो उसकी आंखें फोड़ देती। मैं चुप, बिल्कुल चुप। और वह तुम्हारे जवाब की वजह से चुप नहीं था, वह तुम्हें बुरी तरीके से घूर रहा था। मुझे तो उसका इस तरह घूरना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए खींच कर ले आई। तो चुप रहो और अपने ऊपर कंट्रोल रखो, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। तुम डरती होगी, मैं नहीं मान ही मन बोलते हुए खनक अपनी बहन के साथ अपने घर की तरफ चल पड़े। उस कार में बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, अनुज था, जो एक नेता का बेटा अनुभव का दोस्त था। इधर अनुभव ने अदरका को कार से उतार दिया और दोनों हाथ पीछे सर पर लगाकर उसे देखने लगा। मैं भी तो देखूं, मुझे धमकी देने वाला कौन है? वह मन ही मन बोल रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ नजरें अदरका को पीछा कर रही है। उसके चेहरे पर एक डेविल हंसी आ गई। अच्छा, तो मुझे धमकी देने वाली यह है? फिर वह कार की स्पीड तेज की और झटके में उसे वापस खींचकर कार में बिठा लिया और अपने घर की तरफ मुड़ गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अदरका कुछ समझ नहीं पाई। अजीब सन की हो यार तुम, यह क्या हरकतें थी? एक बार कार से उतार दिया, फिर इस तरह खींच लिया। यूं हमेशा तुम मेरी जान को हथेली पर क्यों रख देते हो, हलक में क्यों डाल देते हो तुम? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो हमेशा जान को हथेली पर लेकर चलना पड़ेगा। अनुभव के चेहरे का भाव ऐसा था कि अदरका कुछ समझी नहीं और आगे वही कुछ बोला नहीं, बस उसे घर लाकर छोड़ दिया और कहा, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत नहीं। और वह खुद बाहर निकल गया है। सुनो, मैं क्या तेरी गुलाम हूँ जो कुछ नहीं करूँ? चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहूंगी, तुम जो कहोगे वैसे ही रहूंगी। तुम्हें जो समझना है समझो, पर रहोगी तो वैसे ही जैसे मैंने कहा है। अगर वैसे नहीं रही तो अनुभव तो तुरंत आंख तरेर हुए उसकी तरफ देखा तो फिर वही होगा जो उस खंडहर में हुआ था। तुम्हारे आंख और मुंह पर पट्टी बांध कर छोड़ दूंगा, जब जरूरत होगी बस तभी खोलूंगा। अब बोलो कैसे रहना है? सन की साला सच में आसमान से गिरी तो खजूर में अटकी। एक राक्षस से पीछा छूटा तो दूसरे राक्षस के हाथ में आ गई। वह उसे देखकर मन में बोलती रह गई और अनुभव निकल गया। उसके मोबाइल पर बाबू का कॉल आया। यस सर अनुभव, अभी कभी मिलो तुम। लेकिन सर कल तो हम मिलने वाले हैं ना, मेरा मतलब आपके रिश्तेदार की लड़की की शादी में आ ही रहे हैं तो वही मिल लेंगे, लेकिन बात कुछ अर्जेंट है तो फोन पर ही बता दीजिए। किडनैप करना है, धमकी, मर्डर या फिर फिरौती इसके अलावा है तो बोलिए। मैं बोल रहा था कि मुंबई में जो मेरा 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है वह अब तुम देखो सर, फिलहाल वह काम मुझे से नहीं होगा। मेरा टारगेट कुछ और है, करना पड़ेगा तुम्हें। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मुझे बरगला रहे हैं? मेरा जो फोकस है वहां से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन फिर भी तुमको लग रहा है तो अपनी सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है तुमको। चलो अभी फोन रखता हूँ। और हाँ, उस लड़की पर ध्यान देना, सही सलामत रहनी चाहिए। वह इधर राना अपनी वाइफ रक्षा से बहस कर रहा था। मैं इतने दिनों से नजर रख रहा हूँ, मुझे जरा भी संदेह नहीं हुआ बेवजह तुम्हारी बातों में आकर मैं उस पर शक कर बैठा। अगर उसे पता चल जाए तो क्या सोचेगा? हमारा इतना वफादार है और हमने उस पर उंगली उठाई। आप भले ही यकीन करो, लेकिन मुझे अभी भी शक है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। और तुम इस तरह के बेमतलब की बातों से मेरा सम और दिमाग को खराब मत करो। बोलकर उसने जय को कॉल किया और इस बार आ रहे गोल्फ के खेप पर नजर रखने के लिए कहा। और उस लड़की का क्या हुआ? सर मैंने पता लगाया है, वह लड़की अभी अनुभव के कब्जे में उसने उसे मारा नहीं है, लेकिन हाँ खबर है कि उसे गोली लग गई थी और गोली अनुभव ने ही मारा
था खबर कुछ ज्यादा देर से नहीं लगी, अगर पहले से लगी होती तो हम अस्पताल में ही उसका खेल खत्म कर देते। भाई अनुभव हर पल उसके साथ था, क्या कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया या फिर प्रॉपर्टी वाली बात तो पता नहीं चल गई। भाई वह इतना पत्थर दिल बन गया है कि इस जन्म में तो उसे प्यार होने से रहा, और रही बात प्रॉपर्टी की तो जब चाहेगा तब ले लेगा, उसे शादी करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसके कब्जे में है वह सारी प्रॉपर्टी, आसानी से उसकी हो सकती। हम ठीक है तो अपने आदमियों के संग उस पर नजर रखो। कुछ समझ नहीं आया, अगर उसे नहीं मारा तो छोड़ भी नहीं। अब तक बोलते हुए दोनों ने फोन रखा तो जय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। तुम्हारे ही बिछाए जाल में फंसाकर तुम्हारा अंत करूंगा। इधर राना का दिमाग ठनका और अकेले चल पड़ा जय के पेंट हाउस पर। इधर अनुभव ने कंस्ट्रक्शन का काम अपने देखरेख में शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन साइट से जब अनुभव घर लौटा तो अदरका न खाकर सो चुकी थी। अनुभव जब कमरे में आया तो उसे सोते देख वह रुककर उसे देखने लगा। अब तक जबरदस्ती मेरे बेड पर सो रही थी, अब कल से तो हक मिल जाएगा, मन में बोलते हुए वह अपना तकिया और कंबल लेकर काउच पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब वह जल्दी उठ गया और अदरका को भी उठा दिया, उठो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है, उसने अधखुली आंखों से अलसाई हुई आवाज में कहा। अभी कहाँ छोड़ने जा रहे हो मुझे? अभी कहीं छोड़ने नहीं, हमेशा के लिए अपना बनाने जा रहा हूँ, उसने अनायास ही कह दिया। क्या बोल रहे हो? नींद में होने की वजह से ठीक से सुना नहीं, जल्दी उठो हमें कहीं जाना है। उसने बाह पकड़ उसे बेड से खड़ा कर दिया। वह वापस बैठ गई और बोली, ए सुनो। उसने पलटकर उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। क्या क्या कहा तुमने? एक गिलास गर्म पानी कहा? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाऊं? हाँ तो मैं कौन हूँ? तुम्हारा नौकर। तू अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही अदरका ने कहा, मेरे गुनाहगार हो, कैसे कैसे नहीं, किडनैप करके तुम मुझे यहाँ ले आए हो, तुमने मेरे गुनाहगार हुए ना। अब बस उसके पास जवाब नहीं सूझा तो चुपचाप रामू काका को गर्म पानी के लिए आवाज देने लगा। पानी भले ही काका गर्म करे लेकिन मेरे लिए लाओगे तुम ही, और हाँ उसमें हल्का नींबू भी डाल देना। उसने गुस्से में घूर कर देखा, मिर्ची भी कूट कर डालने बोलूं? उसकी जरूरत नहीं, मेरे जुबान ऑलरेडी बहुत तेज है, अगर इससे ज्यादा तेज हुई तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। वैसे ही कम कहाँ है? धीरे से बोलते हुए रामू काका को गर्म पानी करने के लिए कहा और अपने लिए कॉफी बोला। फिर कुछ देर बाद गर्म पानी का गिलास उसे देते हुए कहा, इसे पियो और चुपचाप फ्रेश हो जाओ। बिना अपना मुंह चलाए उसने पानी पिया और झटपट फ्रेश होने चली और कुछ ही देर में वह रेडी हो गई। हल्के पीले रंग की सलवार कुर्ती दुपट्टे के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। अनुभव भी रेडी हो चुका था। फिर दोनों एक साथ कार में बैठे और निकल पड़। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? यह तो बता दो। हम एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं। उसने आश्चर्य से देखा। तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि तुम घर पर रहती तो फिर कुछ ना कुछ तहकीकात करती रहती। वैसे एक बात पूछूं, हम उस जली हुई फोटो में वह औरत तुम्हारी माँ है? गुस्से में उसके हाथ स्टेयरिंग पर कस गए। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अब दोबारा यह बात मत पूछना। लेकिन क्यों, क्या बात है? क्या वह जिंदा है? अगर जिंदा है तो कहाँ है? मुंह बंद रखो अपना, कहा इस बार कुछ नहीं पूछने के लिए। तो क्यों इतना बकबक कर रही हो? अरे लेकिन देखो, चुप होने बोल रहा हूँ तो चुप हो जाओ। मैं किसी की इतना बकबक सुनकर नहीं लेता हूँ। अगर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ तो ज्यादा नखरे मत करो, यह नखरा झेलना मेरे बस का नहीं है। और तुम कोई लगती नहीं हो मेरी। जिस दिन मेरा दिमाग सटका तो जान ले लूंगा तुम्हारी। राजन सच कहता है, किस्मत वाली हो तुम, इतना सब बोलने और करने के बाद भी मेरे साथ हो और जिंदा हो। अब तक उसकी बातें सुनकर अदरका डरी तो नहीं, लेकिन फिलहाल उसका मुंह देखकर वह शांत रह गई। कुछ देर में दोनों मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे। उसे देखते ही लोगों में एक हड़बड़ी सी मच गई। सभी उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। अनुभव का मूड अभी भी ऑफ था तो अदरका ने धीरे से कहा, अरे इतना भी ज्यादा मैंने कुछ नहीं कह दिया तो इतना मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। चलो शादी में आए हो तो मूड अच्छा कर लो। वैसे किसकी शादी है? यह कौन लगते हैं? तुम्हारे में नहीं जानता यह कौन है, और यह मेरे कोई नहीं लगते। अब तुम भी अपना मुंह बंद रखो। अरे जब नहीं जानते हो तो फिर तुम क्यों आए हो अपनी शादी करने? यह क्या बोल रहे हो तुम? अरे कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, सीधे मुंह बात कर लिया करो। अब की बार उसने उसकी
तरफ देखते हुए कहा, सीधे मुंह ही बात कर रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, शादी करने आया हूँ मैं यहाँ पर। शादी करने पर किससे? अब शादी तो लड़की से ही करूँगा ना। अरे पर किस लड़की से? दुल्हन कहाँ है? कौन है? तुम्हारी होने वाली दुल्हन? तुम हो मेरी होने वाली दुल्हन? वह जरा चौंक गई। तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं आज तक तुमसे पहले कभी मजाक किया जो अब करूँगा? वह कुछ बोलती तब तक अभय बाबू आ गए। अनुभव ने तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो अदरका ने भी हाथ जोड़ लिया। उन्होंने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो अदरका जी? वह एक पल के लिए ठिठक गए, फिर बोले, बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे कैसा लग रहा है? इसके घर में इसके साथ रहकर इसको झेलना आसान नहीं होता होगा ना? अभय बाबू ने एक बार फिर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है और मैं इन्हें नहीं, इनसे पूछ लीजिए, कहीं यह तो मुझे नहीं झेल रहे। बाबू ठहाका लगाकर हंसने लगे। अच्छा तो शेर को मिल गया सवा शेर। ठीक है, जाओ बैठो बेटा। फिर वहां कुछ लड़कियां उसे जान पहचान करवा दिया। फिर अनुभव को कहा, झटपट तुम तैयार हो जाओ और तुम भी फेरे ले लो। लेकिन अंकल इतनी जल्दी क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इस बंधन में नहीं पड़ना चाहता। यह शादी करके परिवार बसाना ना मुझे पसंद है, न ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी और वह लड़की बिल्कुल नहीं। यह मेरी पहली गलती है और मैं आज उसे छोड़ने भी गया था, लेकिन फिर याद आया कि खुद उसके चाचा ढूंढ रहे हैं और मुझे लगा कि किसी ने उसके ऊपर नजर रखी है और मैं वापस ले आया। अगर यह लड़की आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी सुरक्षा करना है, तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज शादी के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। देखो, तुम्हें कहते हो तुम कि मैं तुम्हारे पिता समान हूं। पिता समान मानते हो तो कृपया आज्ञा का पालन करो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। उधर अदरका गई तो दुल्हन तैयार हो रही थी। बारात आ चुके थे। वहां मौजूद लड़कियों से बात करने पर पता चला कि लड़की अभय अंकल के दूर की भतीजी लग रही थी। रिश्ते में कुछ देर में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए और जमाल का रस्म होने लगा। दुल्हन जैसे ही वरमाला डालने लगती तो दूल्हा का सर ऊपर कर लेता और सब ताली बजाकर जोर से हंसने लगते, टिंग करने लगते। अब की बार फिर ऐसा हुआ तो अदरका ने भी जोर से टंग किया, हंसने लगी। अनुभव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतना क्यों हंस रही हो? तुम्हारे साथ में भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारा पति लंबा हो गया तो तब का तब देखेंगे। इतना टेंशन पहले से नहीं पालना मुझे, और अगर मैं करूंगी तो अपने हाइट के हिसाब से पति चूज करूंगी। वैसे तुम भी बोल रहे थे कि मैं शादी करने आया हूं, लेकिन अब तक तुम तैयार नहीं हुए। क्या हुआ, ढूंढ लिया अपनी दुल्हन? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों तुम्हें नहीं करना? इतना भी तो बुरा नहीं दिखता हूं। अरे यह क्या बात हुई? मैं क्यों? तुम्हें जो पसंद है उसे करो ना, पर मुझे तुमसे शादी करनी। पागल हो गए हो क्या? अदरका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, सिर्फ पागल नहीं, बहुत ज्यादा पागल हूं तुम्हारे लिए, उसने मन में कहा। फिर उसे वहां पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, यह बैग लो, इसमें दुल्हन के कपड़े हैं, जाकर तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार होकर आता हूं, इसी मंडप पर हम भी फेरे ले लेते हैं। वह चौंक कर देखने लगी। अरे यह क्या बात हुई? अजीब जबरदस्ती है। यह क्या बात है? क्या नहीं, मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। पर मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। देखो, यह तुम्हारी मनमानी मैं नहीं चलने दूंगी। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से बिना मेरी मर्जी के। एक कदम चलकर तो दिखाओ, यहीं पर टांगे तोड़क रख दूंगा और तुम हो या ना हो, पर शादी तो होगी ही। वह बेहद गुस्से में थी, जिसे देखकर पहली बार अदरका को थोड़ी घबराहट हुई। उसने कुछ देर देखा पर अनुभव ने ध्यान नहीं दिया। वह दूसरी तरफ नजरें फेर ली। तब अदरका तैयार होने चली गई। इधर राणा जब जय के पेंट हाउस में गया तो काफी देर तक घूम घूम कर देखता रहा। उसे सब ठीक लगा तो वापस लौटने लगा। तभी उसे धीरे से एक सिसकी उसके कानों में सुनाई पड़ी। वह रुक गया और चारों तरफ नजर दराने लगा। यह किसकी आवाज है और कहाँ से आ रही है? कुछ देर बाद फिर सुनाई दी। वह अब चारों तरफ देखते हुए इधर उधर चलकर आवाज का पीछा करने लगा तो पता चला एक दीवार से आवाज आ रही है। उसने कान लगाकर ध्यान से सुना तो सच में आवाज दीवार से आ रही थी। उसने नॉक किया तो वहां कुछ दरवाजा जैसा मालूम हुआ। अब वह ढूंढने लगा, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक पतली सी निशान दिखाई
दी जिसमें अपने कटार के नोक को डालकर सरकाया तो हल्का सा ओपन हुआ। ओह, तो यह वाकई डोर है, पर इस दीवार में क्या है? आखिर जय ने किसे छुपा कर रखा है? बोलकर उसने दरवाज़ा सरकाया तो उसमें एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था। उसके हाथ, मुंह और आंखों पर पट्टी बांधने के साथ पूरा चेहरा कवर कर दिया था। कराह नहीं की आवाज़ उसी की थी। तुम कौन हो? बोलते हुए उसने उसके सिर पर से वह कवर हटाया तो राणा शॉक्ड रह गया। वह इंसान कोई और नहीं जय था। जय, तुम यहाँ? तो फिर वह कौन है? इधर कुछ देर में अनुभव सफ़ेद कलर के मोतियों से जरा कुर्ता और पजामा पहनकर आ गया। उधर अदर का रेरी हो रही थी। जब काफी देर तक नहीं निकली तो पंडित जी ने कहा, बापू जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। अनुभव खुद गया और दरवाजे पर नॉक करके उसे बुलाने लगा। काफी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने जोर से धक्का देकर अंदर गया और आवाज़ लगाने लगा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो अनुभव की नज़रें चारों तरफ देखने लगा तो पीछे की खिड़की पर नजर गई जो खुली हुई थी और वहां अदरका के लहंगे के कुछ मोती गिरे हुए थे। ओह, तो तुम भाग गई, लेकिन कब तक भागोगी और भागकर जाओगी कहाँ? बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज तब तक अपना साथ बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।